वक्ता हैं रितेश कुमार पांडे, नहीं ये रितेश कुमार पांडे। अच्छा, राही डूमर चीर जी से मैं दरखास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं, अपनी बात कहें। रितेश पांडे हैं, रितेश कुमार पांडे कलकत्ता के प्रसिद्ध रंगकर्मी, हिंदी की अपनी पसंदीदा कहानी सच्चे अर्थों में क्राउड फंडिंग के साथ फिल्म बनाते हैं। रेणु की कहानी संवदिया पर भी इनकी फिल्म बहुत चर्चित रही है। रितेश कुमार पांडे जी। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी अपनी बात पूरी कर दूं। मैं वो रचनाकार हूं जिनको रचनाकारों ने बनाया। मैं रचनाओं को पढ़ता हूं, उन्हें फिर से जीता हूं। आप कह सकते हैं कि उदय प्रकाश, चंदन पांडे, विश्व साहनी, प्रेमचंद, इन रचनाकारों ने मुझे बना दिया। मैंने उनकी रचनाएं पढ़ी, उनको इमेजिन किया, उनके तनाव, उनके द्वंद्व महसूस करने की कोशिश की और उसको रूपाकार देने की कोशिश की। इस तरह से आप यह भी कह सकते हैं कि मेरा दर्द उनसे थोड़ा ज्यादा है। फिल्मों में तो फिर भी एक सुविधा है, हम एक बार बना देते हैं, उसके बाद देखते हुए जो अनुभव आए, पर रचते समय का द्वंद्व खत्म हो जाता है। एक बार फिल्म खत्म, द्वंद्व खत्म, तनाव खत्म। लेकिन नाटक में अगर डॉक्टर वाकणकर का ब्रेन हैमरेज होता है तो मेरे हर मंचन में मेरा ब्रेन हैमरेज होता है। मैं हर बार फिर से उस पूरी प्रक्रिया से गुजरता हूं। लेकिन जो भी है, बना तो मैं ऐसे ही हूं और इसके कारण ही यहां बुलाया गया हूं। लेकिन जब मुझे यहां बुलाया गया तो मैंने सोचना शुरू किया कि अच्छा कहूंगा क्या। यह प्रश्न था, क्या बोलूं, क्या याद करूं। वाली स्थिति आ गई। ये अपनी ही कहानी कहनी है, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये तो प्रश्न हमेशा ही रहता है हमारे सामने, मुक्ति बोध वाला। लेकिन फिर उसको कहूं तो कैसे कहूं। तो मैंने अपने काम का भी पुनरीक्षण किया और अपना भी, और सिर्फ कुछ प्रमुख जो मेरी शॉर्ट फिल्में हैं और कहानी जिनको मैंने मंचित किया, वो उसको ही केंद्र में रख के बात करूंगा। पर अपने बनने की प्रक्रिया भी जरूर बताना चाहूंगा। नाटक में आना कोई मेरा शौक नहीं था। और बहुत लोग होते हैं जिनको नाटक करने की इच्छा रहती है, वो बहुत पहले से सोचते हैं, तो किसी नाट्य दल से जुड़ जाते हैं, वहाँ सीखते हैं, सीख करके फिर वो खुद भी निर्देशन करने लगते हैं या एक्टर बन जाते हैं और अच्छा काम करते हैं। मेरे अंदर ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी, फिल्म बनाने की भी कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैं बेहद आलसी आदमी था और अभी भी मेरा सबसे बड़ा शत्रु मेरा आलस है। तो फिर आ कैसे गया। मेरे मानस गुरु रवि दवे जी, उनसे सीखा तो नहीं था, लेकिन मानता हूँ, कहा जाता है कि गुरु मानना भी जरूरी है, तो मैंने उनको मानस गुरु माना। तो उनके पास कोई नाटक के लिए जाता था सीखने के लिए, कोई नया कलाकार, तो उसको भगाने की कोशिश करते थे। बोलते थे डॉक्टर ने कहा है जाकर के नाटक करो। कहाँ चले आए, रास्ते में किसी कुत्ते ने काट लिया क्या, जाओ जाओ नाटक में मत पढ़ो। तो अभी, और ये वो कलाकार जिसने गोदान जैसे नाटक किए, 80 शोज किए थे उन्होंने गोदान के, फिर आनुष किया था विश्व साहनी का, और उनकी बात कह रहा हूँ। तो फिर मैं कैसे आ गया, ये एक घटना थी। कभी कभी आज बहुत सारे जिक्र होगी, कुछ घटना ही बना देती है किसी को, और घटना सिर्फ ये थी। घटना भी नहीं कहूँगा, मैं प्रतिक्रिया बहुत जल्दी देता हूँ, ये मेरी कमजोरी है, ये भी मेरा शत्रु है, लेकिन इसने ही मुझे बनाया भी है। मेरा आरंभ बिंदु मैं जरूर बता दूं, हिंदी मेला है कलकत्ता में। हिंदी मेला, जो लोग भी कलकत्ते से वो जानते हैं, वो हिंदी मेला मनाया जाता है। तो मेरी पहली कविता भी एक प्रतिक्रिया थी। मेरे एक बड़े भाई लगेंगे,
गांव से आए थे और परीक्षा देने आए थे। एक दिन पहले सेंटर देखने गए और वहाँ एक लड़की रिसेप्शनिस्ट थी, बड़ी सुंदर सी गोरी सी, देख के बाहर आए, बोले माल टंच पिया। और ये ऐसे मुझे लगा खटाक से। और फिर मैंने एक कविता लिखी, माल टंच है, माल प्रवृत्ति है, और मुझे हिंदी में उस कविता के लिए पुरस्कार मिला। तो कविता भी मैंने प्रतिक्रिया में लिखी और नाटक भी ऐसे हुआ कि उसी हिंदी मेले में एक साल में पूरे दिन बैठ करके सारे नाटक देखता रहा, एक नाटक मैंने मिस नहीं किया। और शाम को जब पुरस्कार वितरण हो गया तो मैंने कहा अच्छा क्या दिखाया इन लोगों ने, दिखाया क्या? पूरे दिन मैंने नाटक देखा। नाटक क्या मैं इसलिए देखने आया हूं, अगर सिर्फ मनोरंजन के लिए आना है तो मैं फिल्म देख लूंगा, फिल्म में इससे ज्यादा अच्छी मनोरंजन वहां है। तो नाटक मेरे हिसाब से था कि यहाँ कुछ बात हो, मेरे समय का अगर गूंज उस नाटक में नहीं है तो मैं उस नाटक को बेकार समझता हूं। वो चाहे जितने अच्छे से प्रस्तुत किया गया हो, उसमें चाहे जितने प्रसाधन हो, उसके आर्टिस्टिक गुण पर जितनी बात की जाए, मेरे लिए वो नाटक ज्यादा काम का नहीं है, क्योंकि मैं उसमें अपने समय की प्रतिध्वनि चाहता हूं, और वो नहीं है तो मैं उसको अच्छा नाटक नहीं मानता। तो मैंने गुस्से में कहा अगले वर्ष मैं दिखाऊंगा नाटक कैसे होता है, और बोल के भूल गया मैं। पर जिन लोगों के सामने कहा उन बदमाशों को याद रह गया। तो अगले वर्ष उन लोगों ने याद दिलाई मुझे कि भैया आपने तो कहा था नाटक दिखाएंगे, अब हिंदी में आ गया नाटक दिखाइए। मैंने कहा यार मेरे पास कोई कहानी नहीं है, बिना कहानी के कहाँ से नाटक दिखाएंगे। तो विमलेश, आप लोग जानते हैं वो कहानीकार विमलेश त्रिपाठी, तो उन्होंने वो कहानी मुझे और अंत में प्रार्थना उदय प्रकाश की कहानी मुझे दी। बोले ये कहानी बड़ी चर्चित है, 98 में वो कहानी छपी थी और मैं 99-2000 की बात कर रहा हूँ। तब तक बीजेपी की सरकार बन चुकी थी और मजबूत सरकार बनी थी, 13 दिन और 13 महीने वाली सरकार नहीं थी। तो उस नाटक की प्रस्तुति के साथ ही मेरा मंच पे आगमन हुआ और नीलांबर का भी जन्म हुआ। ये दोनों एक साथ है, नीलांबर चाह करके भी मेरी बातों में आ जाता है, क्योंकि ये शुरुआत एक साथ हुई। तो यूं नाटक में आ गया। संस्कार जो मेरे पिता से वो ये थे कि जैसे आज उसने रविंद्र ने बात कही सवर्ण होने की, तो वो मेरे साथ भी है, पर उसकी बात मैं नहीं दोहराऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि पिता से मैंने जो सीखा वो ये था कि पिता के साथ रहते हुए मैंने हनुमान चालीसा सीखा, रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ते हुए उनको देखा, लाल किताब खोलते थे, धूपकाठी दिखाते थे और उसकी पंक्तियाँ पढ़ते थे। उनके साथ रहते हुए मैंने महसूस किया कि जो मेरे सवर्ण दोस्त हैं उनके साथ मैं बड़े आराम से उनके सामने कह सकता हूँ कि ये मेरा दोस्त है। सावन चौबे है तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन अगर संतोष हेला मेरे साथ है तो मैं नहीं बताता था कि ये भी मेरा दोस्त है। मुझे लगता था कि पिताजी मुझे डांटेंगे, तो मैं नहीं प्रकट करता था कि मेरा दोस्त है या इसके साथ मैं खेलता हूं। एक बिना लिखा हुआ सा कानून था घर में जो मैं महसूस करता था। गांव में मैंने देखा कि जो ललन शाह हैं, जो मेरे हर छोटे छोटे काम में घर पे आते हैं, वो मेरे बड़े पिताजी के बराबर नहीं बैठते कभी। उनकी कुर्सी, आप संबदिया फिल्म अगर आपने देखी होगी तो उसमें एक दृश्य है जहां संबदिया लंबी यात्रा के बाद पहुंचता है और उसके सामने वो जो बड़ी बहुरिया के भाई है वो कुर्सी पर बैठा और एक और कुर्सी वहां खाली। मैंने जानबूझकर दृश्य क्रिएट किया था, लेकिन वो कुर्सी में नहीं बैठता, वो नीचे बैठता साइड में। और प्रेम में वो खाली कुर्सी में, मैंने कहा नहीं ये रहने दो, क्योंकि मैंने ये देखा है वो बराबर नहीं बैठते। तो वो संस्कार देखते हुए मैं बड़ा हो रहा था। और फिर घर में आती थी एक लोटा, वो गीता प्रेस की एक लोटा पानी, पड़ोस में आता था कल्याण, मैं ये किताबें पढ़ रहा था और इन्होंने मेरा बेड़ा गर्क किया। बेड़ा गर्क हालांकि उससे ज्यादा बाद में हो जब मैं नाटक में आ गए, लेकिन उन्होंने मेरे संस्कार रचे थे उस समय। इसीलिए जब 91-92 में बाबरी मस्जिद वगैरह का आंदोलन शुरू हो रहा था और ये सब चीजें चल रही थी, तो मैं झूठ नहीं कहूंगा, मैं भाजपाई सा था।
मैं पांचजन्य पढ़ता था, जो मेरे बड़े भाई के यहाँ आता था, बड़े भाई ले आते थे, वो भाजपा के सदस्य हो गए थे, और पढ़ के मैं मुर्मू मनोहर जोशी वगैरह की के आलेख होते थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। बहुत सही बात कही है इन्होंने, और एकदम मैं उनकी तरह सोचता था, और एकदम यही देशभक्ति वाली जज्बा, एकदम देश को बदल देना है, और ये सब देशद्रोहियों से भरा हुआ है, और सबको बर्बाद कर देना है, उनको खत्म कर देना है, इन लोगों ने देश का, हमारे देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। मैं ऐसे ही सोचता था। और 2000 में मैं नाटक कर रहा हूं, और 2000 में गोधरा होता है, 2002 गोधरा होता है, और वहां उसके बाद जो नरसंहार होता है, उसने भीतर से मुझे कहीं हिला दिया, विचलित किया। और वहां से जो रितेश कुमार था, ये कोई दूसरा रितेश कुमार था। मैं आज ईमानदारी से कहूं कि मैं अब और उनमें प्रार्थना भी नहीं करूंगा। मैं उसे भी अपने लिए, जब मैं चयन कर रहा हूं, तो उसे भी मैं अपने नाटक का विषय नहीं बनाना चाहता हूं, और ये अंत में मैं कहूंगा क्यों। तो वहां से मैंने शुरुआत की, और फिर जो और अंदर प्रार्थना के बाद हमने गंगों को जाया किया, विष्णु साहनी का, प्रेमचंद का, दो सखियां की। मुझे लग रहा है प्रेमचंद ने शादी विवाह पर जितना दो, वो तो हर उपन्यास में उनके है, लेकिन उस कहानी में वो जितना स्पष्ट स्टेटमेंट देते हैं, वो दूसरी कहानियों में नहीं मिलेगा। और वो पत्रों की शैली में कहानी, पूरी कहानी, वो एक चिट्ठी दूसरी सहेली के पास, दूसरी सहेली की चिट्ठी पहले। तो मुझे वो कहानी अच्छी लगी, तो हमने उसका नाट्य रूपांतरण किया, और उसको हमने मंचित किया। फिर तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इस तरह से मैं भी बदल रहा था, समय तो बदल ही रहा था, और मेरे विषय भी बदल रहे थे, चयन मेरे बदल रहे थे। फिर 2005 आते आते नौकरी वगैरह की चिंता बढ़ गई। नौकरी हमारे में सिर्फ एक विमलेश त्रिपाठी के पास था, हमारे पूरे ग्रुप में और किसी के पास नहीं था। सबकी चिंताएं बढ़ी, और मैं भी नीलांबर से सचिव पद से इस्तीफा देंगे, मैंने कहा भाई पहले नौकरी करने दो मुझे, और मेरे साथ पूरा टीम बिखर गया। अगले 9 साल तक एक लंबी चुप्पी रही नीलांबर की, और 2015 में फिर से हमने उसको शुरू किया। हालांकि तब भी मैंने आरंभ में प्रार्थना से ही उस समय भी किया, पर उसके बाद फिर हमने दारियो फो की एक्सीडेंट ऑफ एन अनार्की, उसका हिंदी रूपांतरण हमने कातिल मुंसिफ नाम से किया था। तो नाटक के विषय मेरे बदलने लगे। एक मेरा खुद का नाटक अदृश्य शत्रु, जो दूसरा, वो उसका तो स्क्रिप्ट ठीक हो गया, क्योंकि जिन दिनों में मैंने लिखा था उस समय कंप्यूटर वगैरह इस तरह से आया नहीं था, तो वो स्क्रिप्ट कागजों में पुलिंदा जो है वो मेरा गायब हो गया। वापस आता हूँ नाटकों के साथ साथ। जब नीलांबर की दूसरी फेज में हम चले आए, तो हमने कोलाज करना शुरू किया, कविताओं की प्रस्तुति की, मंचन किया उसका। और मेरे अंदर हमेशा एक डर रहता था, मैं प्रशिक्षित नहीं हूँ, मैंने कहीं सीखा नहीं है किसी मंच में, किसी गुरु के पास जा करके, या किसी स्कूल से। यहाँ तक कि कॉलेज में भी मैं नहीं गया, मैं यूनिवर्सिटी में भी नहीं गया, मेरी पढ़ाई भी पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सटर्नल कैंडिडेट के रूप में है। तो मेरे अंदर ये डर रहता था कि लोग जो मैं कर रहा हूँ उसको स्वीकार करेंगे कि नहीं, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। कविता को जो मैं आकार दे रहा हूँ मंच पर, तो वो उसको कैसा लगेगा लोगों को। नाटक जो कर रहा हूँ वो मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, जो दृश्य है उसको वो पसंद करेंगे कि नहीं, कहीं उसमें खामियां। और खास करके जब अगर कोई जानकार आदमी मुझे पता चल जाए कि बैठ गया है, तो मैं और डरता था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होती गई, फिर और कहानियों पे आ गया, फिल्में भी बनने लगी। बीच में बहुत परेशान हुआ, तो मैंने 3 तिलंगे नाम का एक नाटक किया, जिसमें 3 पात्र हैं जो निर्देशक की कैद से मुक्त होना चाहते हैं, पर ये दरअसल मुझे लगता था कि मुझे नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। पूरी दुनिया को लोग नियंत्रित कर रहे हैं, मुझे, मेरी संस्था में शायद मुझे नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। तो 3 तिलंगे का जन्म हुआ। उसके बाद वकोध्यानम मैंने किया, जो आपकी कहानी बुर्ज होम छपी थी भटनागर जी, तरुण भटनागर जी की कहानी बनमाली में, और हरि भटनागर की भी कहानी एक थी उसमें, गुना। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शायद उस समय मैं उस अवसाद से गुजर रहा था, एक निरर्थकता का बोध था मेरे अंदर। तो उस वक्त मैंने भटनागर जी को मैसेज किया कि मैं इस पर नाटक करना चाहता हूँ। उन्होंने, कैसे करेंगे, इस कहानी पर तो नाटक हो नहीं सकता। मैंने कहा मेरी कोशिश है, मैं करूँगा, इस 100% आपका नहीं रहेगा, कुछ मेरा भी रहेगा उसमें। तो वो नाटक किया। उस नाटक पे अपनी बात रख रहा हूँ, क्योंकि जब वो नाटक मैंने किया,
तो ये जहाँ और अन्य प्रार्थना में बहुत मुझे शाबाशियाँ मिली। जब मैंने अपनी क्या नाम है उनका, संजीव जी की कहानी झूठी है तेतरी दादी की, तो महिलाएं रोने लगती थी और वो आर्टिस्टों से आकर के उनके साथ फोटो खिंचवाती थी। लेकिन जब मैंने वको ध्यानम किया तो दर्शक एक दृश्य के बाद उनकी शिकायत शुरू हुई, इतनी गरीबी कहाँ है भाई, क्यों इतनी गरीबी दिखा रहे हैं आप, कहाँ ऐसा कुछ है। मैंने कहा सचमुच ऐसा है। मैंने जब दूसरा मंचन किया मैंने कहा बिल्कुल सब कुछ यही रहेगा, बस अगर भूल से भी कहीं गरीबी शब्द आ गया है उसको हटा दो। मैंने दोबारा किया उसे, तीसरी बार में किया, क्योंकि मुझे वो सच दिख रहा था और मैंने वो कहा। जरूरी नहीं कि दर्शक शाबाशी दे तो मैं वो करूं, और अगर दर्शक पसंद नहीं कर रहा तो मैं ना करूं, क्योंकि कल और आज तक में एक बात जरूर हुई है कि हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, तो मैं कर रहा था। एक भरोसा मेरे इस बीच में बना है, कोरोना में नहीं मरा। एक बार मैटाडोर ने पीछे से धक्का मार दिया, कुछ नहीं हुआ, छोटे मोटे खरोच आए, तो ये भरोसा हो गया है कि अकाल मृत्यु नहीं होगी मेरी और मैं लंबे समय तक जीऊँगा। बीच में बहुत कुछ छूट गया है, बहुत धीमा रहा। यहाँ विकास जी को सुनता रहा तो मैंने कहा यार कितना भरे हैं, कितना पढ़े हैं, मैं तो एकदम खोखला हूँ। डरा दिया इन्होंने, इतना वो सचमुच मुझे कितना छूट जा रहा है, मुझे पढ़ना है और बहुत सारा काम करना है। तो मैं बस एक ही है कि खूब स्वस्थ रखूँ अपने आप को और खूब लंबे समय तक काम करूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया रितेश कुमार पांडे जी। और चलिए आप भी संस्कारी से कुसंस्कारी हो गए हम लोगों की तरह, ये अच्छी बात है।